हेलो फ्रेंड्स, मैं शिव शर्मा से क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज के मेरी टॉपिक इकोनॉमिक्स के मौद्रिक नीति से है, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। बट इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले मैं कुछ बातें आप लोग से शेयर करना चाहता हूं, तो पहले आप उसे सुने। जैसा कि मैंने अपने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप की मदद से आप लोग से पूछा हुआ था कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना अच्छा लगता है। उनमें से मैक्सिमम स्टूडेंट ने रिप्लाई करके बताया हुआ था। उनका फीडबैक देख करके, पढ़ करके, सुन करके मुझे अच्छा लगा कि स्टूडेंट पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं। बट उन्हीं में से कुछ ऐसे भी स्टूडेंट थे जो कॉम्पिटिशन की तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपना कोई फीडबैक नहीं दिया। अब क्यों नहीं दिया? या तो उनको वीडियो अच्छी नहीं लगती है या फिर उनका उसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो देखिए, इन दोनों ही रीजन में यदि आपको वीडियो अच्छी नहीं लगती तो बहुत से वीडियो हैं यूट्यूब पर, ठीक है, आप वहाँ से वो भी देख सकते हैं। लेकिन यदि आपको इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने में, तो जो मेरा तजुर्बा है वो मैं आपसे बता रहा हूँ कि बिना इंटरेस्ट के आप उस सब्जेक्ट को सीख ही नहीं सकते, ठीक है। यदि आपको किसी सब्जेक्ट पर एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करना है, उसको अच्छी तरह से पढ़ना है, तो आपका इंटरेस्ट उसमें डेवलप होना चाहिए, और बिना इंटरेस्ट डेवलप किए हुए आप उस सब्जेक्ट को नहीं सीख सकते हैं। ये तो थी जो मैंने पूछा हुआ था। अब जो मैंने आप लोग से कहा था कि इन सब्जेक्ट में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, तो मैक्सिमम स्टूडेंट ने रिप्लाई करके बताया था कि सर मुझे इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़ना है। खास बात यह है कि इंडियन इकोनॉमिक्स का जो कॉम्पिटिशन एग्जाम के अकॉर्डिंग जो सिलेबस है वो बहुत ही कम है, ठीक है। लगभग 8-10 वीडियो में सारे सिलेबस कंप्लीट हो जाएंगे। जो बाकी सब्जेक्ट हैं उन सब से भी एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ढेर सारे आते हैं। तो मैंने जितने कहा थे सब्जेक्ट, उन सभी सब्जेक्ट को मैं पढ़ाऊंगा। अब एक साथ तो सारे हो नहीं सकते हैं, लेकिन क्रम वाइज सारे सब्जेक्ट को मैं पढ़ाऊंगा। तो आप एक एक टॉपिक को या एक एक सब्जेक्ट को आराम से देखते हुए चलें और अपना साथ में नोट्स बनाते हुए चलें। नाउ कम टू द पॉइंट। आज की जो मेरी टॉपिक है वो है मौद्रिक नीति। देखिए, इकोनॉमिक्स जो है, इकोनॉमिक्स से तो मैक्सिमम क्वेश्चन करंट अफेयर के आते हैं। तो मैं आपको इसमें करंट अफेयर भी साथ साथ बताता हुआ चलूँगा कि आपके करंट अफेयर क्या है। तो 2020 के जितने भी करंट अफेयर ये आपके इकोनॉमिक्स के हैं वो सारे मैं आपको इसी में बताता हुआ चलूँगा। वैसे इकोनॉमिक्स को पढ़ने में स्टूडेंट का इंटरेस्ट भी कम इसलिए रहता है क्योंकि वो शुरू से इकोनॉमिक्स पढ़े नहीं रहते हैं, इसलिए थोड़ा इंटरेस्ट कम लगता है और कुछ लोग इसको टफ भी मानते हैं। तो देखिए, इसका सिलेबस भी बहुत कम है, ठीक है, और अगर आप एक बार इसको देखेंगे, समझेंगे, तो ये आपका टफ बिल्कुल भी नहीं है। तो देखेंगे आपको टफ बिल्कुल नहीं लगेगा। मौद्रिक नीति से तात्पर्य है मार्केट में जो मुद्रा का प्रवाह होता है, तो उस मुद्रा के प्रवाह को जो आरबीआई के द्वारा नियंत्रित किया था उसे मौद्रिक नीति कहते हैं। मतलब आप साधारण शब्दों में कह सकते हैं कि मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित करने की जो विधि है वह मौद्रिक नीति कहलाती है। यह जो नियंत्रित किया जाता है वो आरबीआई के द्वारा किया जाता है। अब मुद्रा की प्रवाह कैसे होती है? जैसे मार्केट में कितने पैसे आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं, ठीक है, कि महंगाई हो रही है कि मंदी हो रही है, या कैसा मार्केट चल रहा है, इन सभी की समीक्षा आरबीआई हर 2 माह पर करता रहता है। तो कैसे समीक्षा करता है और किन किन रीजन से होते हैं उसके बारे में थोड़ा 2-3 हैं हम देख लेते हैं। जैसे महंगाई, या हम कह सकते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन जिसको क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति को साधारण शब्दों में आप समझ लीजिए कि महंगाई होता है, ठीक है। इससे महंगाई कैसे, अगर पहले एग्जांपल बता दें। देखिए, अगर आप किसी बड़े शहर में, जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, गोवा हो गया, तो यहाँ पर क्या होता है, हर एक चीज़ आपको लगता है कि बहुत महंगी है, ठीक है। तो महंगी होती, बट वहाँ के लोगों के पास पॉकेट में रुपये भी होते हैं। तो जब इंसान के पास पैसे भी हों और चीज़ें भी महंगी हों, तब क्या होता है कि वो वहाँ ऐसी कंडीशन आपकी मुद्रास्फीति कहलाती है। मतलब आप कह सकते हैं कि इंसान के पास में ऐसी कंडीशन में पैसे भी होते हैं और चीज़ें भी महंगी रहती हैं, तो यह स्थिति मुद्रास्फीति की स्थिति कहलाती है। दूसरा कहते हैं इसी का अपोजिट डिफ्लेशन, जिसको क्या कहते हैं, मंदी। मंदी कैसे कह सकते हैं? जैसे आप प्रेजेंट टाइम में देख रहे हैं लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन में क्या होता है कि
मार्केट में रुपया बहुत कम है, ये तो हम लोग को लगता है ज़्यादा है, लेकिन जो आरबीआई वगैरह है इन सब की समीक्षा आप देख ही रहे हैं कि जो आरबीआई के गवर्नर हैं वो कैसे किसी चीज़ में कटौती कर रहे हैं, किसी चीज़ को बढ़ा रहे हैं। तो अगर वहाँ से देखा है तो मार्केट में रुपया बहुत ही कम है। अब इसमें कैसी स्थिति होती है, इसमें ऐसी रहती है कि मार्केट में चीज़ें तो बहुत हैं और सस्ती भी हो गई हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए, सब्जियाँ वगैरह सस्ती मिल रही है, बट इस स्थिति में ना तो इंसान के पास रुपया रहता है और चीज़ें भी सस्ती रहती हैं। कहने का मतलब है कि मंदी से तात्पर्य है कि ऐसी स्थिति में इंसान के पास रुपया भी नहीं होता है और चीज़ें भी सस्ती रहती हैं, तो वह स्थिति मंदी की स्थिति कहलाती है। नेक्स्ट आएगा आपका स्टैगफ्लेशन। देखिए, जब महंगाई के साथ साथ मंदी भी आ जाए तो ऐसी स्थिति स्टैगफ्लेशन कहलाती है। अब इन सभी की स्थिति की जो समीक्षा होती है वह आरबीआई के द्वारा हर 2 माह पर की जाती है। कितनी? 2 माह पर ऐसी समीक्षा की जाती है। तो समीक्षा करने के बाद विभिन्न जो रेट होते हैं उसमें कटौती होती है, किसी में बढ़ोतरी होती है। तो कटौती या बढ़ोतरी कैसे होती है? अब आपका जैसे हमने कह दिया कि आपका इन्फ्लेशन है, इसको थोड़ा समझ लीजिए कैसे कहते हैं। देखिए, दोनों कैसे हमने कहा कि आपका जो प्रेजेंट टाइम में चला उसको थोड़ा कर देते हैं। प्रेजेंट टाइम में क्या मंदी चल रहा है, ठीक है। मंदी में कि मार्केट में रुपया नहीं है, मतलब हम लोग के पास रुपया नहीं है और चीज़ें भी सस्ती हैं, उसको मंदी कहते हैं। अब इस इन्फ्लेशन में जब मार्केट में रुपया नहीं है तो जो सरकार का जो रेट है, जो आरबीआई के द्वारा रेट किए गए, तो मान लिया किसी चीज़ में 10% है। अब 10% वहाँ पर किसी चीज़ में क्या है, रेट है, तो उस चीज़ को आरबीआई ने क्या हुआ, घटा कर वही रेट कर दिया, 8% कर दिया। अब जब रेट को 10 से 8% कर दिया तो क्या होगा, जो कस्टमर होंगे या जो पब्लिक होगी वह किसी चीज़ को 8% जब कर दें, जहाँ 10% था वो 8% हो जाएगा, तो चीज़ें क्या होंगी, सस्ती हो जाएंगी। और सस्ती हो जाएंगी तो इंसान उस चीज़ को ज़्यादा लेने की कोशिश करेगा, और जब ज़्यादा लेगा तो मार्केट में रुपया आएगा। ये कहते हैं बहुत सी जगह है, जैसे हमने कह दिया कि कोई मान लिया आपको कोई कार खरीदनी थी, वो आपका 12% लोन पर मिल रहा था। सरकार ने क्या किया, उसको 8% लोन पर देना शुरू कर दिया। ग्राहक ने क्या किया कि अब जब 12% था, महंगी थी, 8% कर दिया, लोन की दर वगैरह थी, तो वह बहुत ही सस्ती हो गई। तो इंसान ने क्या किया कि फिर कार वगैरह लेना शुरू कर दिया, इससे मार्केट में रुपया आने लगे। तो आरबीआई ने क्या किया, विभिन्न रेट में बढ़ोतरी करते हैं और उसी चीज़ को घटाते हैं, तो इससे मार्केट में रुपया का आना जाना, ये दोनों आरबीआई की समीक्षा हर 2 माह पर करता रहता है। आपके जो डिफ्लेशन थे इसी का अपोजिट यहाँ पर इन्फ्लेशन हो जाएगा। यहाँ पर क्या कहते हैं, यहाँ रेट घटा है तो यहाँ पर बढ़ा दिया जाता है, ये कहते हैं। इन दोनों को समझने के बाद में देखिए, इसकी समीक्षा जो होती है, तो जो आपका रेट में घटता है और बढ़ता है वो किस चीज़ में क्या क्या घटता है और बढ़ता है। सबसे पहले हम बताएंगे आपको बैंक रेट। बैंक रेट, देखिए बैंक रेट क्या होता है, जब आरबीआई के द्वारा किसी कॉमर्शियल बैंक को कोई लोन दिया जाता है, किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा। जब आरबीआई के द्वारा किसी कॉमर्शियल बैंक को कोई लोन दिया जाता है तो उसे बैंक रेट कहते हैं। आरबीआई के द्वारा किसे देंगे हम, कोई कॉमर्शियल बैंक हो गया। कॉमर्शियल बैंक का मतलब जैसे हमने कह दिया कि पीएनबी हो गया आपके, जैसे मान लिया एसबीआई हो गए, या आपका बैंक ऑफ इंडिया हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, ठीक है, बहुत से बैंक है, ठीक है, ये सब आपके कॉमर्शियल बैंक है। तो जब आरबीआई के द्वारा किसी कॉमर्शियल बैंक को कोई लोन दिया जाता है तो यह कंडीशन आपकी बैंक रेट कहलाती है। यहाँ पर आप ऐसे समझ सकते हैं, इसको थोड़ा ऐसे बना लेंगे। यहाँ पर क्या कहते हैं, ऋण देते हैं, ऋण दिया जाता है, यह का बैंक रेट कहलाएगा। इसके अंदर दूसरा होगा रेपो रेट, बैंक रेपो रेट। देखिए रेपो रेट में क्या होता है, यहाँ पर भी होता है कि आरबीआई के द्वारा किसी कॉमर्शियल बैंक को कोई ऋण प्रदान किया जाता है। अब आपको लगेगा कि ऊपर भी यही था, नीचे भी यही था, तो देखिए दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको ही हम बता रहे हैं। पहले आप यहाँ पर भी देख लेंगे, यहाँ पर भी क्या करते हैं कि आरबीआई के द्वारा किसी कॉमर्शियल बैंक को, हमने कर दिया पीएनबी, जो भी हो गया आप सारे जानते हैं, ठीक है,
SBI हो गया। यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर भी लोन देते हैं, जिसको कहते हैं ऋण प्रदान किया जाता है। दोनों में अंतर इतना है कि जो आपका बैंक रेट होता है वहाँ पर ये लॉन्ग टाइम के लिए होता है, और जो ये RBI होता है, मतलब यहाँ पर जो आपका रेपो रेट होगा ये शॉर्ट टाइम होगा, मतलब कि कुछ समय के लिए जब देंगे तो आपका वो रेपो रेट कहलाएगा, और जब लॉन्ग टाइम के लिए देंगे, एक लघु समय के लिए देंगे, तो आपका वो बैंक रेट कहलाएगा। नेक्स्ट इसी के बाद में अगर इसका हम उल्टा कर दें, उल्टा करने के बाद में इधर कॉमर्शियल को इधर कर दें, तो आपको इसका टॉपिक होता है ऐसे, री रेपो रेट, री रेपो रेट, री रेपो रेट। देखिए अब ये री रेपो रेट क्या होता है, जब किसी कॉमर्शियल बैंक के द्वारा RBI के पास में रुपया जमा किया जाता है तो वह स्थिति री रेपो रेट की कहलाती है। अब कोई कॉमर्शियल बैंक RBI के पास में रुपया क्यों जमा करता है, जैसे अगर बैंक में जो कस्टमर है उनकी संख्या पैसा जमा करने में अधिक है और निकालने की कम होती है, ठीक है, या फिर उस समय लोन वगैरह भी बहुत कम निकाल आता है या कोई निकालता भी नहीं है, तो बैंक के पास में क्या होता है, बहुत ढेर सारी पूंजी होती है, तो सारा पूंजी रख करके क्या करेगी, वह अपनी पूंजी RBI के पास में जमा कर देती, जिसके बाद में उसे कुछ ना कुछ ब्याज मिलता है, किसको, बैंक को। तो ये एक फ़ायदा होता है थोड़ा सा कि अपनी पूंजी अगर कस्टमर नहीं आता उतना पैसे निकालने के लिए या लोन वगैरह लेने के लिए, तो ऐसी स्थिति में RBI के पास में कोई कॉमर्शियल बैंक अपना रुपया जमा कर देती है, यह स्थिति बैंक री रेपो रेट कहलाती है। इसमें कोई कॉमर्शियल बैंक जैसे हमने कह दिया PNB कहाँ जमा कर देगी, RBI में, RBI में। अब इसके बाद में जो री रेपो रेट होता है इसमें जो ब्याज दर होता है वो आपका कम होता है, ठीक है, किसकी अपेक्षा, रेपो रेट की अपेक्षा, रेपो रेट की अपेक्षा जो ब्याज दर होता है वह कम होता है, और रेपो रेट की अपेक्षा रेपो रेट में जो ब्याज दर है वो आपका 4% है, प्रेजेंट टाइम में 4% है। वैसे ये प्रतिशत वगैरह कितना प्रेजेंट टाइम में चल रहा है ये नहीं पूछा था, क्योंकि हर 2 माह पर कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है, तो कितना ब्याज दर चल रहा है ये नहीं पूछा था। हाँ ये जरूर पूछा था कि किसका ब्याज दर ज़्यादा होता है किसका कम होता है, तो इसका जो आपका री रेपो रेट का चल रहा है उसका 3.35% चल रहा है, तो ये आपका कम होता है इसका, और इसका रेपो रेट का ज़्यादा होता है। नाउ कम नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट है आपका CRR, कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, देखिए जब कोई बैंक ओपन किया जाता है तो बैंक ओपन करने के लिए एक अधिकृत पूंजी RBI के पास में जमा करनी पड़ती है, तो वह अधिकृत पूंजी ही कैश रिजर्व रेशियो कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे आपको बता दें कि यदि आप कोई रूम किराए पर लेने आते हैं तो क्या होता है कि मकान मालिक को कुछ रुपये एडवांस में देने पड़ते हैं, जिसको पगड़ी कहते हैं, तो आप इसको समझ सकते हैं कि यह एक प्रकार की क्या होती है, पगड़ी होती है, जो कि जमा करनी पड़ती है किसके पास में, RBI के पास में, जब कोई बैंक ओपन किया जाता है। ये आपका CRR होगा। इसके बाद में नेक्स्ट आपका आएगा SLR, स्टेशनरी लिक्विड रेशियो, SLR, स्टेशनरी लिक्विड रेशियो। देखिए बैंक के प्रतिदिन के इनकम का जब वह कुछ हिस्सा अपने पास रखता है तो उसे ही SLR कहा जाता है, क्योंकि प्रतिदिन कुछ ना कुछ इसका इनकम होता होगा, तो वह उसी इनकम का जब कुछ हिस्सा अपने पास रखता है तो उसे SLR कहा जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट आएगा आपका MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज। अब मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी ये क्या होता है, देखिए यदि किसी कॉमर्शियल बैंक को ऋण चाहिए होता है, लोन चाहिए होता है, और ऐसी स्थिति में क्या होगा, RBI के पास में कुछ ना कुछ गिरवी रखनी पड़ेगी, बट कॉमर्शियल बैंक के पास में क्या गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं रहता है, तो वह अपने SLR के कुछ भाग को ही RBI के पास में जमा कर देता है, और उस SLR के कुछ भाग को RBI के पास जमा करने के बाद में वह गिरवी वो रकम कुछ ना कुछ उठा सकता है।
तो इसमें क्या करते हैं, इसमें आपको मतलब इसमें किसी कॉमर्शियल बैंक को लोन दिया जाता है। लोन किस कंडीशन पर दिया जाता है, एसएलआर के कुछ हिस्से को रखने के बाद में किसी कॉमर्शियल बैंक, जैसे हमने पीएनबी कह दिया, एक कॉमर्शियल बैंक है और इसमें क्या करता है वो आरबीआई से लोन लेता है, ठीक है। इसमें किसकी मदद होती है, एसएलआर के माध्यम से, क्योंकि इसके पास में जब गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं होता है बैंक के पास में, तो एसएलआर का ही कुछ मात्रा वो आरबीआई के पास में जमा करते हैं, तब जाकर के वो लोन ले पाते हैं। इसके बाद में लास्ट आपका आएगा OMF, ओपन मार्केट ऑपरेशन होगा, सॉरी ओपन मार्केट ऑपरेशन। जब खुले बाजार में आरबीआई के द्वारा किसी बॉन्ड्स की बिक्री या खरीदारी की जाती है तो वह ओपन मार्केट ऑपरेशन कहलाता है। अब ये ओपन मार्केट ऑपरेशन क्यों करना पड़ता है, ऐसा क्यों होता है? देखिए, मार्केट में क्या होता है, अक्सर इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन होते रहते हैं, तो आरबीआई को विभिन्न रेटों में, जैसे मैंने बताया कि कटौती करनी पड़ती है। तो कटौती क्यों करना पड़ता है, क्या और करने से फिर क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर थोड़ा ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, इसको अच्छी तरह से समझते हैं। देखिए, एक वर्ड होता है, उस वर्ड को कहते हैं तरलता। देखिए, तरलता, और तरलता को अगर हम दूसरे लैंग्वेज में कहें, तरलता मतलब होता क्या है, तरलता मतलब होता है रुपया। अब हम क्या कहते हैं कि जैसे इस समय प्रेजेंट टाइम में लॉकडाउन चल रहा है, और लॉकडाउन में क्या होता है, मार्केट में चीज़ें सस्ती हैं, लेकिन इंसान के पास में क्या है, रुपया नहीं होता है, ठीक है। जैसे कहने का सब्जी इस समय सस्ती मिले, लेकिन जो रुपया होता है वह इस पर नहीं रहता है। तो रुपया जब ना रहे और चीज़ें भी सस्ती रहे, तो यह स्थिति मंदी की स्थिति कहलाती है। अब क्या करता है आरबीआई, क्या चाहेगा इसमें, जैसे आपने देखा हुआ टीवी में देखते ही रहता, शक्तिकांत दास जो कि आपके आरबीआई के गवर्नर हैं, उनके द्वारा विभिन्न रेटों में कम की जाती है। जब विभिन्न रेट कम कर दिए जाएंगे तब क्या होगा, इसको समझेंगे। मान लिया कोई लोन है जो 10% ब्याज दर मिल रहा है, अब आरबीआई के द्वारा उसको 6% कर दिया गया, तब क्या होगा, पहले 10% था, 6% कर दिया गया, तब चीज़ें क्या होंगी, सस्ती हो जाएंगी, और सस्ती होने के बाद में ग्राहक उस चीज़ को ज़्यादा खरीदने की कोशिश करेंगे। जब ग्राहक ज़्यादा खरीदेंगे तो मार्केट में मुद्रा का प्रवाह एक्स्ट्रा होगा, मतलब कि तरलता आ जाएगी। तो तरलता मार्केट में लाने के लिए विभिन्न रेटों को कम करना पड़ता है, जिससे कि आपकी अर्थव्यवस्था सुधर सके। तो जब तरलता मतलब रुपया जो होता है मार्केट में कम आएगा, जब ब्याज दरें कम होंगी या फिर मंदी होगी, ठीक है, तब मार्केट में रुपया आने की संभावना होती है। क्योंकि मार्केट में अगर रुपया रहता है, रुपया मतलब अपने पास रहता है, और मार्केट में क्या होता है, सामान महंगा होता जाता है, तो यह स्थिति आपकी इन्फ्लेशन की कहलाती है, जिसको मुद्रास्फीति कहते हैं। और जब हमारे पास पैसा भी नहीं होता, मार्केट में चीज़ें सस्ती मिलती हैं, तो आपकी मंदी की स्थिति कहलाती है। ऐसी स्थिति में विभिन्न ब्याज दरों में कटौती होती रहती है। जो आपका रुपया रहता है, ये हमें मेन वर्ड ये बताना था, तरलता, जो कि एक इकोनॉमिक्स का वर्ड है, हमेशा इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है, पता ही नहीं चलता, तो तरलता का मतलब रुपया हो जाएगा। अब इसमें लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा था कि किसकी दर किससे अधिक होती है, इसको जान लेते हैं, बस उसके बाद नहीं देते। देखिए, जो सबसे कम दर होती है वो आपकी होती है CRR की, CRR, कैश रिजर्व रेशियो। इसके बाद में जो दूसरी होगी वो क्या होगा, रेपो रेट, रेपो रेट। इसके बाद में आपका आएगा रेपो रेट। फिर आपका होगा बैंक रेट, और बैंक रेट लगभग इसी के बराबर आपका दूसरा रहता है MSF। तो देखिए, तो आपका ये जो दोनों है, आपका बैंक रेट जो होगा, जैसे बैंक रेट और MSF ये लगभग बराबर होता है। जो सबसे कम होता है वो आपका CRR है। तो प्रेजेंट टाइम में आज CRR आपका 3% चल रहा है, ठीक है। दूसरा आपका जो रेपो रेट, ये इससे थोड़ा अधिक हो जाएगा। तो रेपो रेट आपका जैसे अभी मैंने बताया 3.35% चल रहा है। यहाँ पर आपका रेपो रेट जो कि आपका 4% चल रहा है, और ये बैंक रेट ये 4% प्लस में, इससे थोड़ा अधिक रहेगा। कितना रहेगा ये क्लियर नहीं दिया गया।
अब एग्ज़ाम में ये रेट तो नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन ये ज़रूर पूछाता है कि किसका रेट ज़्यादा होता है और किसका कम होता है। तो आपका सबसे ज़्यादा बैंक रेट होता है और सबसे कम कैश रिजर्व रेशियो, ये आपका CRR सबसे कम होता है। ये बैंक में जाके मतलब जो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन है इसको कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। यह वीडियो आपको कैसी लगी, इसका अपना फीडबैक दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।